गुड मॉर्निंग दोस्तों। रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार इटावा स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हिंदी व्याकरण में समास चल रहा था। समास, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सभी प्रकार के समास समझ में आए होंगे। समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। पहला अव्ययीभाव समास, सेकंड तत्पुरुष समास, और थर्ड है कर्मधारय समास, फोर्थ है द्विगु समास, और 5 है द्वंद्व समास, और 6 है बहुब्रीहि समास। इसके अलावा एक समास और भी मैंने बताया है, नई समास। इसमें एक जो सेकंड समास बताया है तत्पुरुष समास, इसके बारे में अभी तक मैंने कोई चर्चा नहीं की है। आज का जो वीडियो रहेगा तत्पुरुष समास पर रहेगा। तो हेडिंग रहेगी तत्पुरुष समास। हेडिंग डालेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हेडिंग रहेगी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, 2 पद होते हैं, उसमें जो सेकंड पद होता है, दूसरा पद वह प्रधान होता है, और पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में जो कारक चिन्ह होता है वह लुप्त हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आइए परिभाषा लिखते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद के मध्य कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। परिभाषा क्या कहती है? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद की प्रधानता हो, और जो 2 पद होते हैं उनके बीच में कारक चिन्ह या विभक्ति का लोप हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब ये होते कितने प्रकार के हैं तत्पुरुष समास, और इनकी पहचान है कि जब भी तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल होगा उसमें कोई ना कोई विभक्ति होगी, कोई ना कोई कारक चिन्ह, 2 पदों के मध्य में कोई ना कोई कारक चिन्ह जरूर होगा। तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है कि तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, नंबर 2 करण तत्पुरुष, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष, नंबर 4 अपादान तत्पुरुष,
और नंबर 5 संबंध तत्पुरुष। और नंबर 6 नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, नंबर 2 करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। तो मित्रों, आप लोगों को मैंने कारक पढ़ाए हैं। जिस विद्यार्थी ने कारक का जो वीडियो है डिटेल से देखा होगा, उन्हें ये समास बहुत आसान लगेगा, बहुत सरल लगेगा, क्योंकि कारक का ही रूप ये समास है, यानी तत्पुरुष समास। 6 कारक जो ऐसे हैं जो कि समास होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, नंबर 2 करण तत्पुरुष, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष, नंबर 4 अपादान तत्पुरुष, नंबर 5 संबंध तत्पुरुष और नंबर 6 है अधिकरण तत्पुरुष। अब एक एक को डिटेल से समझेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जिस भाई बहन ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उससे मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। नंबर 1 हेडिंग रहेगी कर्म तत्पुरुष समास। कौन सी हेडिंग रहेगी? कर्म तत्पुरुष समास। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे कर्म तत्पुरुष समास। ये कौन सा समास होता है? तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। जिस समास में को विभक्ति का प्रयोग होता है, जिस समास में पूर्व पद व जिस समास का विग्रह करते समय पूर्व पद व उत्तर पद के मध्य को कारक चिन्ह को ही विभक्ति बोलते हैं। को कारक चिन्ह या विभक्ति का प्रयोग होता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का विग्रह करते समय पूर्व पद व उत्तर पद के मध्य या पूर्व पद व उत्तर पद के बीच कारक चिन्ह या विभक्ति का प्रयोग, कौन सी विभक्ति का? को विभक्ति का प्रयोग होता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मान लो ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, या हम कह दें पहला पद या सेकंड पद। इनके बीच में अगर को विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो वह एग्जाम्पल तो पहली बात तत्पुरुष समास का होगा, और तत्पुरुष समास में अगर प्रकार बता दिए जाएं तो ये कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे गगनचुंबी, उदाहरण लिखेंगे गगनचुंबी एग्जाम्पल रहेगा गगनचुंबी। गगनचुंबी का मतलब है गगन को चूमने वाला, गगन को
चूमने वाला। गगनचुंबी, गगनचुंबी में अगर पूछा जाए कौन सा समास होगा, तो पहली बात तो तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में अगर कोई प्रकार पूछ ले जाए तो ये कर्म तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि गगन को चूमने वाले को हम गगनचुंबी कहते हैं। तो यहाँ को व्यक्ति प्रयोग हुई है, को व्यक्ति प्रयोग हुई है, ये इंडिकेट कर रही है कि ये तत्पुरुष समास, यानी तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। अगला देखेंगे, यश प्राप्त। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, इसमें भी को विभक्ति प्रयोग हुई है। पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य को विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ये कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। या लिखेंगे रथ चालक, रथ चालक, रथ को चलाने वाला। रथ को चलाने वाले को हम रथ चालक कहते हैं, या हम कह लें ट्रक चालक, बस का चालक या बस को चलाने वाला जो होता है उसे बस चालक कहते हैं। रथ चालक, रथ को चलाने वाले को हम रथ चालक कहते हैं। तो को विभक्ति का प्रयोग हुआ है, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, या हम कह लें जेब कतरा, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाले को हम जेब कतरा कहते हैं। जेब को कतरने वाले को हम जेब कतरा कहते हैं। या हम कह लें तिलचट्टा, तिल चट्टा, तिल चट्टा, तिल चट्टा, तिल को चाटने, तिल को चाटने वाले को हम तिल चट्टा कहते हैं। ये जो जेब कतरा शब्द है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तिल चट्टा भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार प्रश्नों में देखने को मिला है, काफ़ी परीक्षाओं में देखने को मिला है। तिल चट्टा किस समास का उदाहरण है, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और अगर तत्पुरुष समास के प्रकारों में पूछ ले जाए तो कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इस प्रकार के जो और शब्द हैं वह तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल होंगे, आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगला करण तत्पुरुष। अगला देखेंगे, अगली हेडिंग रहेगी करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष समास। हेडिंग नंबर 2 रहेगी करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, हेडिंग नंबर 2 रहेगी करण तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा लिखेंगे, जिस समास में या जिस समास का विग्रह करते समय जिस समास का विग्रह करते समय से याम कह लें के द्वारा
से जिस समास का विग्रह करते समय से या के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। करण तत्पुरुष समास कहते हैं। या हम कह लें पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य अगर से विभक्ति आई है, या हम कह लें पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य के द्वारा विभक्ति आई है। मान लो ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, तो इनके बीच में से विभक्ति आई है, या हम कह लें पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य अगर के द्वारा विभक्ति आई है, तो ये जो उदाहरण होंगे वह करण तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। जैसे लिखेंगे करुणापूर्ण, उदाहरण रहेगा करुणापूर्ण। इसका विच्छेद करें तो विच्छेद होगा करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण। तो जो पूर्व पद है वह करुणा है, उत्तर पद है वह पूर्ण है। इन दोनों पदों के मध्य से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इस पूरे शब्द में करण तत्पुरुष समास होगा। अगला देखेंगे व्याकुल। भय से आकुल, या हम कह लें रेखांकित। ये जो रेखांकित शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये काफ़ी बार परीक्षाओं में देखने को मिला है। रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखा से अंकित। जो ये से विभक्ति प्रयोग हो रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि करण तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल हैं। या हम कह लें शूर रचित, शूर के द्वारा रचित। जैसे कोई ग्रंथ है शूर रचित नाम से, तो शूर के द्वारा रचित। शूर प्रथम पद, रचित उत्तर पद, इनके बीच में मध्य में के द्वारा विभक्ति प्रयोग हुई है, के द्वारा कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि शूर रचित में तत्पुरुष समास में करण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण होगा। अगला देखेंगे मनचाहा। मन से चाहा से विभक्ति प्रयोग हो रही है। आप लोग नोट कर लें, मनमौजी, मन से जो मौजी होता है उसे मनमौजी कहते हैं। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला देखेंगे इसके बाद संप्रदान तत्पुरुष। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें और लाइक भी करते हुए चलेंगे। अगला देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष।
अगला 3 नंबर रहेगा संप्रदान तत्पुरुष। 4 नंबर है अपादान तत्पुरुष। तो हेडिंग रहेगी नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष समास। हेडिंग रहेगी संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा लिखेंगे, जिस समास का विग्रह करते समय, जिस समास का विग्रह करते समय पूर्व पद व उत्तर पद के मध्य के लिए विभक्ति या कारक चिन्ह का प्रयोग हो, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। परिभाषा क्या है? जिस समास का विग्रह करते समय पूर्व पद व उत्तर पद के मध्य के लिए विभक्ति या के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग हो, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। अब पूर्व पद में मान लो ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य के लिए विभक्ति का प्रयोग हो, के लिए विभक्ति का प्रयोग हो, तो उस समास में संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। जैसे उदाहरण देखेंगे प्रयोगशाला जो शब्द है इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। इसका विग्रह करेंगे, प्रयोग के लिए शाला। जो ये शाला शब्द है इसका अर्थ होता है घर। प्रयोग के लिए शाला, तो के लिए विभक्ति प्रयोग हुई है, पूर्व पद है प्रयोग और उत्तर पद है शाला, इन दोनों के मध्य के लिए विभक्ति आई है, तो इससे इंडिकेट हो रहा है कि प्रयोगशाला जो है वह संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। या गुणशाला, घोड़ों के लिए शाला। अगला देखेंगे स्नान घर। स्नान घर, स्नान के लिए घर। स्नान के लिए घर। स्नान घर में स्नान के लिए घर, विग्रह करेंगे स्नान के लिए घर। प्रयोग के लिए शाला, स्नान के लिए घर। गौशाला ये काफ़ी बार परीक्षाओं में देखने को मिला है। गौशाला, गौ का मतलब होता है गाय, तो गाय के लिए शाला यानी गौ के लिए
साला, गौ के लिए साला। या अगला देखें, डाक गाड़ी, डाक गाड़ी, डाक के लिए, डाक के लिए गाड़ी। या हम कह रहे हैं बैलगाड़ी, तो बैल के लिए गाड़ी। हथकड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। माल गोदाम, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। जेब घड़ी, या हम कहते हैं दीवार घड़ी, दीवार घड़ी, दीवार के लिए घड़ी। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। माल के लिए गोदाम। जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी। दीवार घड़ी, दीवार के लिए घड़ी। हाथ घड़ी, हाथ के लिए घड़ी। स्नान घर, स्नान के लिए घर। रसोई घर, रसोई के लिए घर। या हम कह लें, या हम कह लें परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। ये और लिख लो, परीक्षा भवन। परीक्षा के लिए, परीक्षा के लिए भवन को कहेंगे परीक्षा भवन। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द हों वह संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। परिभाषा क्या कहती है? जिस समास का विग्रह करते समय, ये सब जितने भी हैं ये विग्रह हैं। जिस समास का विग्रह करते समय पूर्व पद व उत्तर पद के मध्य, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, पूर्व पद व उत्तर पद के मध्य के लिए विभक्ति प्रयोग हो, के लिए विभक्ति प्रयोग हो या कारक चिन्ह प्रयोग हो, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण कौन से रहेंगे? दीवार घड़ी, दीवार के लिए घड़ी। हाथ घड़ी, हाथ के लिए घड़ी। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। स्नान घर, स्नान के लिए घर। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। रेलगाड़ी, रेल के लिए गाड़ी। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वह संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल दिख रहे हैं, ये एग्जाम्पल दिख रहे हैं, ऐसे ही मिलकर के योग रूढ़ शब्द बनते हैं, योग रूढ़ शब्द बनते हैं। तो ये सब योग रूढ़ ही तो शब्द हैं, योग रूढ़ ही तो शब्द हैं। तो जितने भी योग रूढ़ शब्द होते हैं या हम कह लें पर्यायवाची होते हैं, वह सब समास होते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लास्ट बचे हैं अपादान, संबंध, अधिकरण, इनको डिटेल से समझाएंगे और समास को समाप्त कर देंगे। तो आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लगा हो
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस चैनल को वॉच करते हैं। तो चलते हैं, विदा चाहता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।